जय हिंद दोस्तों, मैं गुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एथिक्स का सीरीज का 13वां वीडियो है और आज का टॉपिक है मानवीय मूल्य यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़। ह्यूमन वैल्यू को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। मानवीय मूल्य के दो पहलुओं को हम लोग इस लेक्चर में देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहला शामिल है कि मानवीय मूल्य की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है तथा उसके प्रकार क्या है यानी कि टाइप्स क्या है। इन सब चीज़ों को हम लोग संक्षिप्त जानकारी लेंगे, उतनी डिटेल में जानकारी नहीं लेंगे जितनी कि हमें इथिक्स के लिए ज़रूरी है, यानी जीएस पेपर 4 के लिए ज़रूरी है। उसको समझने के लिए हम लोग संक्षिप्त जानकारी लेंगे। मनुष्य के जीवन के लिए जो चीज़ स्वीकार होता है उन्हें हम मानवीय मूल्य कहते हैं, यानी कि ऐसा मूल्य जिसे व्यक्ति स्वीकार करता है वो क्या होता है, मानवीय मूल्य। देखेंगे कि मनुष्य का जो जीवन होता है अपने आप में बहुत ज़्यादा विराट होता है, विशाल होता है, जिसके अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं। मनुष्य का जीवन का आध्यात्मिक क्षेत्र हो सकता है, नैतिक क्षेत्र हो सकता है, सामाजिक क्षेत्र हो सकता है, पारिवारिक क्षेत्र हो सकता है। इन सभी क्षेत्रों का अलग अलग मूल्य हो सकते हैं, यानी कि आध्यात्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य या सामाजिक मूल्य हो सकते हैं। तो हम समझते हैं कि मानवीय मूल्य होता क्या है, ठीक है ना। तो सामान्य तौर पर जो मनुष्य है वो अपना जीवन का कोई उद्देश्य निर्धारित करता है, अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाता है कि हमें क्या करना है, हमें जीवन कैसे जीना है। माने कि लक्ष्य के अंतर्गत ये नहीं हो जाएगा हमें धनी बनना है, डॉक्टर बनना है, ये नहीं लक्ष्य है। वो बताता है कि हमारा जीवन किस तरह से जीना है, हमें अपने जीवन को किस तरह से जीना है, उससे जुड़ा हुआ है ये बात, ठीक है ना। लक्ष्य जो है वो जीवन को जीना कैसे है उससे जुड़ा हुआ है कि हमें डॉक्टर का जीवन जीना है कि फ़कीर का जीवन जीना है कि इंजीनियर का जीवन जीना है। ये नहीं कि बनना है, नहीं धनी बनना है, डॉक्टर बनना है, ये शामिल नहीं होता है। जीवन जीना कैसे है उस पर ये मानवीय मूल्य निर्भर करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाता है कि यानी कि उसके सिद्धांत निर्धारित होंगे, यानी कि जीवन जीने के कुछ सिद्धांत निर्धारित होंगे। तो थोड़ा सा सिद्धांत को समझते हैं और मूल्य को समझते हैं। सिद्धांत एक बौद्धिक चीज़ होती है जिसके अंतर्गत नियम होगा कि मैं इस सिद्धांत से काम करूंगा, इस नियम से काम करूंगा। ये कानून होते हैं, विनियमन होते हैं, इस तरह से ये सिद्धांत होते हैं, यानी कि बौद्धिक चीज़ें होती है ये, ठीक है ना। लेकिन जो मूल्य होते हैं वो भावनात्मक ज़्यादा होता है, अब्स्ट्रैक्ट होता है, अमूर्त होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि यह आंतरिक पक्षों से जुड़ा हुआ है, यानी कि अंदर के चीज़ों से जुड़ा हुआ है। ये एकदम से पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। जो सिद्धांत और मूल्य एकदम से पर्यायवाची नहीं है। अब समझने का प्रयास करते हैं बारी बारी से। आइए समझते हैं कि मूल्य होता क्या है, मूल्य का मतलब क्या होता है, जीवन कैसे जीना है। इसके लिए मैं कुछ आदर्श स्थापित करता हूँ। मैं अपना जीवन मुझे किस तरह से जीना है उसके लिए मैं कुछ आदर्श स्थापित करता हूँ। मेरे जीवन के लक्ष्य तक जो आदर्श पहुँचा दे उन्हें ही हम क्या कहते हैं, मूल्य, यानी कि ये मेरे जीवन के मूल्य हैं, ठीक है ना। तो मैं जीवन जीने के लिए आदर्श स्थापित करता हूँ और मेरे जीवन के लक्ष्य तक जो आदर्श पहुँचा दे उसे ही क्या कहते हैं, मूल्य कहते हैं। तो अभी समझेंगे डिटेल में, सब बारी बारी से चीज़ों को समझते हैं। यानी कि अगर एक व्यक्ति का मूल्य है, एक व्यक्ति का कोई अच्छा मूल्य है, ईमानदारी है, ये मूल्य ईमानदारी फैल फैल कर बहुत लोगों का मूल्य हो जाती है, जिसे हम लोग ह्यूमन वैल्यूज़ का नाम दे देते हैं और कहते हैं कि ये हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं कि मूल्य और नैतिकता में क्या अंतर है, इसको देख लेते हैं बारी बारी से। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर से इसको समझते हैं, मूल्य और नैतिकता में क्या अंतर जो होता है इसको एग्जाम्पल के तौर पर से, उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये भारतीय संदर्भ में होता है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उसी तरह साउथ कोरिया में भी ये जो बड़ों का सम्मान करना चाहिए ये मूल्य बहुत ज़्यादा परमानेंट रूप से लागू होता है। भारतीय संदर्भ में तो लागू होता है, लेकिन भारतीय संदर्भ से भी ज़्यादा साउथ कोरिया में ये मूल्य लागू होता है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि कंपनी में बॉस का उम्र अगर 25 वर्ष है लेकिन वही कर्मचारी का उम्र 50 वर्ष है, तो जो बॉस है कर्मचारी की सम्मान करेगा, कर्मचारी का सम्मान करेगा, उससे सलाह लेगा। तो देखिए कि बड़ों का सम्मान कितना है साउथ कोरिया में। लेकिन भारत में थोड़ा सा इस मामलों में उलट है। बट भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इसको पाने के लिए मापदंड या प्रतिमान निकालते हैं। ये तो मूल्य हो गए कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये मूल्य हो गया। लेकिन इस मूल्य को पाने के लिए मापदंड या प्रतिमान निकालते हैं, यानी कि इस मूल्य को मूर्त रूप देना चाहते हैं। मैंने पीछे ही पढ़ा था कि मूल्य जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, आंतरिक जगत से जुड़े हुए चीज़ होती है।
तो इस मूल्य को यानी कि बड़ों को सम्मान करने के मूल्य को प्रतिमान रूप या मूर्त रूप देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ों का पैर छूना, यानी कि सुबह उठकर बड़ों का पैर छूते हैं, या कहीं जाते हैं या आते हैं तो बड़ों का पैर छूते हैं, उठकर स्थान दे देंगे। अगर हम लोग मेट्रो में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो कोई सीनियर सिटीजन आया या सीनियर आया, वो अपनी जगह खाली करके हम लोग दे देते हैं। उसके बाद बड़ों को पीछे चलेंगे। अगर बड़ों के साथ कहीं बाज़ार में जा रहे हैं, चाहे कहीं भी जा रहे हैं, तो बड़ों को पैरेलल नहीं चलेंगे, उनसे जस्ट पीछे चलेंगे। ये क्या हो गया, उनको सम्मान देना हो गया। बड़ों के हाथ में अगर कोई सामान है तो उसे ले लेंगे और अपने हाथ में ले लेंगे। तो इसलिए ये सारे प्रतिमान गढ़े गए हैं बड़ों को सम्मान देने के लिए। ये प्रतिमान नैतिकता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो प्रतिमान हैं ये नैतिकता है, ठीक है ना। यानी कि ये मूल्य हुए, यानी कि बड़ों को सम्मान देना चाहिए, ये मूल्य हो गई। ये क्या होगी, नैतिकता। यानी कि मूल्य को, इस मूल्य को मूर्त रूप देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्यवहारिक बनाने के लिए नैतिकताओं की रचना करते हैं, ठीक है ना। यही अंतर है मूल्य को व्यवहारिक रूप बनाने के लिए, क्योंकि मूल्य जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, मूर्त होते हैं, अमूर्त होते हैं। उसको मूर्त बनाने के लिए, यानी कि उसको व्यवहारिक रूप में लाने के लिए नैतिकताओं का हम लोग रचना करते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, ये हमारा मूल्य है, ठीक है ना। लेकिन राष्ट्रगान का सम्मान कैसे करेंगे, खड़े होकर। जब भी राष्ट्रगान बजेगा तो हम लोग चल रहे हैं तो रुक जाएंगे, बैठे हैं तो खड़े हो जाएंगे। तो ये नैतिकता हुई, ठीक है ना। खड़े होना नैतिकता है, लेकिन राष्ट्रगान का सम्मान करना मूल्य है। तो मूल्य और नैतिकता में यही अंतर है, समझ गए। उसके बाद एक और देखते हैं कि हमारे संवैधानिक मूल्य है, मनुष्य की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। ये हमारे संवैधानिक मूल्य है, हमारी उद्देशिका में दिया हुआ है। यानी कि मेरा जीवन जितना महत्वपूर्ण है उसका भी जीवन उतना ही महत्वपूर्ण है। मेरा जीवन जितना महत्वपूर्ण है सामने वाला का भी जीवन उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जाति भेद नहीं करेंगे, ऊंच नीच का व्यवहार नहीं करेंगे, अमीर गरीब का व्यवहार नहीं करेंगे, शिक्षित अशिक्षित होने जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, उससे अच्छा व्यवहार करेंगे, मदद करेंगे, सह अस्तित्व की भावना रखेंगे। इसे हम लोग फॉलो करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये मनुष्य की गरिमा का सम्मान करना ये मूल्य है। बाकी उसको मूर्त रूप देने के लिए ये सब नहीं करेंगे और ये सब करेंगे, ठीक है ना। तो ये रहा मूल्य और नैतिकता में अंतर। मानवीय मूल्य कैसे बनते हैं इसको जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक अर्थशास्त्र होता है जिसमें वस्तु का मूल्य होता है, उस मूल्य की हम लोग यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग मानवीय मूल्य की चर्चा करेंगे, जो समाज से, व्यक्ति से, राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, उस मूल्य की चर्चा करेंगे जो कि अमूर्त है। यानी कि इसका मूल्यांकन धन से नहीं होगा। जैसे वस्तु के मूल्य का मूल्यांकन धन से होता है, उसी प्रकार उस प्रकार नहीं, मानव मूल्य का मूल्यांकन धन से ना होकर आदर्शों से किया जाता है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि जो मूल्य होते हैं बड़ी व्यापक चीज़ होती है, छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। मूल्य का संबंध आदर्श से है, इसीलिए आदर्शों के आधार पर मूल्य का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि मूल्य जो होती है पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिक व्यवहार के रूप में चलती है और आगे चलकर ये परंपरा बन जाती है। तो इसको हम एक हायरार्की में, एक सोपान क्रम में समझने का प्रयास करेंगे इस चीज़ को। जैसे कि एक पिता पुत्र का संबंध है और पिता पुत्र में बहुत ही मधुर और बेहतर संबंध है। पिता पुत्र में बहुत ज़्यादा मधुर और बेहतर संबंध है। संबंधों के पीछे कारण है कि बच्चे जो पुत्र है पिता को बहुत ज़्यादा सम्मान देता है, जैसे कि पैर छूना, उनकी सेवा करना, उनकी बात मानना। तो पैर छूना एक इनका सम्मान देने का तरीका हो गया, ठीक है ना। यानी कि ये जो पैर छूते हैं, ये पैर छूते हुए देखते हैं दूसरे लोग, तो उन्हें भी लगता है कि ये अच्छी आदत है। इससे क्या होता है कि जो संबंध होते हैं वो मधुर होते हैं। ये जो एक ही आदत थी, ये मान लेते हैं पुत्र है, एक ही आदत जो थी व्यक्तिगत है, यानी कि पैर छूना व्यक्तिगत है। लेकिन कुछ समय के बाद BCDE जो भी व्यक्ति होते हैं इन आदतों को देखते हैं और लगता है कि ये अच्छी आदत है, हमें भी फॉलो करना चाहिए। तो BCDE भी फॉलो करने लगते हैं और इनमें भी ये आदत आ जाती है। यानी कि यह सामाजिक आदत बन जाती है, यानी कि धीरे धीरे फैलते फैलते ये सामाजिक आदत बन जाती है, यानी कि सोशल बिहेवियर बन जाती है। जो ये सोशल बिहेवियर मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते चले जाते हैं कि पिता का पैर छूना चाहिए, वो अगले पीढ़ी में बताएगा, वो अगले पीढ़ी में बताएगा, यानी कि ट्रांसफ़र होंगे।
तो ये जो मूल्य होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं। बाकी अन्य मूल्य भी, ये तो मैंने पैर छूने के मूल्य बताया। जैसे हम लोग परिवार से कुछ सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से सीखते हैं, महापुरुषों से सीखते हैं। तो यहाँ से जो चीज़ें हम लोग सीखते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते चले जाते हैं, ठीक है ना। और यही जो मूल्य होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफ़र होते हैं, यही क्या बन जाती है, परंपरा, ट्रेडिशन बन जाती है। तो समझते हैं कि सामाजिक मूल्य, व्यक्तिगत मूल्य, परंपरा और मूल्य क्या होते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले एक व्यक्तिगत आदत होती है। मैंने बताया कि एक अच्छी व्यक्तिगत आदत आगे चल के सामाजिक आदत बन जाती है, सोशल बिहेवियर बन जाती है। और यही सामाजिक आदत पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते होते वो परंपरा में बदल जाती है, ट्रेडिशन में बदल जाती है। और यही परंपरा आगे चल के प्रथा में बदल जाती है, कस्टम में बदल जाती है, वैल्यू में बदल जाती है, जिसे हम लोग वैल्यू कहते हैं। तो देखिए एक व्यक्तिगत आदत वैल्यू में कैसे ट्रांसफ़र होती है, कैसे बदल जाती है। ये जो ट्रेडिशन है, ये जो व्यक्तिगत आदत है, इसमें भी बदलाव हो सकता है, सामाजिक आदत में भी बदलाव हो सकता है, परंपरा में भी थोड़ी बहुत उलटफेर होने की चांसेस बनते हैं। जैसे कि पहले पैर छूते थे तो हेलो बोल के भी काम चला सकते हैं। लेकिन जो वैल्यू होते हैं इसको तोड़ना आसान नहीं होता है। जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, इन सब चीज़ों को कानून बना के तोड़ा गया था, क्योंकि ये समाज के जड़ों में प्रवेश कर गई थी, समाज के मूल्य हो गए थे, इसलिए इनको तोड़ना आसान नहीं होता है। जैसे शादी में 7 फेरे ही लेना है, पहले भी था और आज भी है, तो ये मूल्य हैं, ठीक है ना। इसको तोड़ना आसान नहीं होता, बड़ा कठिन होता है, समय के साथ बड़ा ही कठिन होता है। जैसे कि गांधी जी के जो मूल्य थे, गांधी जी के जो आदत थे, सत्य और अहिंसा का पालन करना है, यानी कि सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर ये भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिला दी थी। तो गांधी जी की ये आदत क्या कहलाती थी, वैल्यू, ये मूल्य कहलाते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। आइए थोड़ा सा परंपरा और सामाजिक आदतों को देखते हैं, यानी कि ट्रेडिशन एंड सोशल बिहेवियर में क्या अंतर है। यानी कि जब कोई चीज़ ट्रेडिशन बन जाती है तो वो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उसका पालन ही करें, ठीक है ना, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उसका पालन करें। लेकिन जब तक वो सोशल बिहेवियर है, आवश्यक नहीं है कि आप उसका पालन करें। सामान्यतः इसका पालन होता है, आवश्यक नहीं है कि आप इसका पालन करें। जैसे ट्रेडिशन में हमारी परंपरा है कि मेरी पत्नी है, उसकी जो छोटी भी देवरानी है, चाहे जो भी है, देवरानी आकर मेरी पत्नी का पैर छुएंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि ये परंपरा में है, हमारे समाज में परंपरा है, ठीक है ना। तो ये परंपरा को पालन करना पड़ता है, लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है जो सामाजिक आदत है उसको पालन किया ही जाए। जैसे कि बाहर की कोई चीज़ें, औरतें एक दूसरे से कुछ इस तरह से व्यवहार करती हैं, लेकिन वो घर में आकर वही व्यवहार करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो परंपरा है उसे पालन करना ज़रूरी ही होगा। मेरी पत्नी कितनी भी मना कर दे, चाहे पैर कितनी भी पीछे खींचे, देवरानी उसका पैर छूते ही छूती है, तो ये परंपरा में बन जाती है, ये इसे पालन करना चाहिए, ये उम्मीद की जाती है। लेकिन सोशल बिहेवियर में ऐसी कोई उम्मीद नहीं की जाती है। यानी कि जो वैल्यू होती है नैतिकता के तुलना में विराट और विशाल होती है, ठीक है ना। तो यानी कि जो हमारी जो ये ट्रेडिशन परंपरा है वो आगे चलकर वैल्यू बन जाती है, ये नैतिकता के तुलना में विराट और विशाल होती है। वैल्यू को व्यवहार में लाने के लिए बहुत सारी नैतिकताओं की ज़रूरत होती है। इन नैतिकताओं को इस्टाब्लिश किया जाता है, प्रैक्टिस में लाई जाती है। यानी कि वैल्यू को मूर्त रूप देने के लिए नैतिकताओं को व्यवहार में लाए, नैतिकताओं को इस्टाब्लिश की जाती है, नैतिकताओं को प्रैक्टिस की जाती है। अब देखते हैं कि वैल्यू की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है वैल्यूज़ की। यानी कि जो मानवीय मूल्य होते हैं महज एक आदर्श होते हैं, यानी कि ये सिद्धांत में नहीं होते हैं, बौद्धिक रूप से नहीं होते हैं, क्या होते हैं, ये आदर्श होते हैं। इन्हें पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो आइडियल कंडीशन है उसे कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये केवल दिशा बोध कराते हैं, जो आदर्श होते हैं केवल दिशा बोध कराते हैं। ये जो आइडियल कंडीशन है हम जानते हैं कि इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। तो परफेक्शन की मांग की जाती है प्राप्त करने के लिए, तो कोई 100% परफेक्ट नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं कि ये आदर्श कंडीशन है, इसको 100% एब्सोल्यूट प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो जो ये मानवीय मूल्य होते हैं महज एक आदर्श होते हैं, इसको 100% ये पूरी तरह से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ये परफेक्शन की मांग करती है, 100% प्राप्त करने के लिए कोई भी नहीं कर सकता है। केवल ये दिशा बोध कराता है कि किस डायरेक्शन में चलना है, आदर्श बताता है।
जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति होता है, जीवन का लक्ष्य शांति को प्राप्ति होता है, ये मूल्य होता है। तो क्या 100% आप आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्मानंद की प्राप्ति? क्या 100% शांति को प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ एब्सोल्यूट की बात हो रही है, एब्सोल्यूट कोई भी चीज़ें प्राप्त नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि जो हमारे संवैधानिक मूल्य है उसमें समानता है, स्वतंत्रता है, ये एक आदर्श स्थिति है। क्या आपको 100% कोई स्वतंत्रता दे देगा? आपके ऊपर कुछ न कुछ बंधन होगा, राज्य का होगा, परिवार का होगा, चाहे कहीं और होगा। समानता आपको सभी जगह मिल जाएगा। आप उम्र में छोटे हैं तो बड़े आपसे थोड़ा बहुत भेदभाव करेंगे ही, चाहे अभी देख ले तथाकथित जातियों को ले, निम्न ऊपर और बड़े जातियों में भेद है। तो इस तरह से देखेंगे कि 100% ना कोई समानता दे सकता है, ना 100% कोई स्वतंत्रता दे सकता है। ये आदर्श स्थिति होता है। इसलिए कह रहा हूँ जो मानवीय वैल्यू होते हैं वो आदर्श होते हैं, इसे कोई राज्य नहीं दे सकता। ये संवैधानिक मूल्य है, समानता देना, स्वतंत्रता देना। तो ये राज्य दे सकता है, आप व्यक्ति के तौर पे भी नहीं इस स्वतंत्रता और समानता को एंजॉय कर सकते हैं। 100% समाज और राष्ट्र के स्तर पर भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए, इसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए जहाँ तक मूल्यों को प्राप्त करेंगे वहाँ तक, यानी कि आप देखेंगे कि इसका मतलब ये नहीं कि प्राप्त करना ही छोड़ देंगे। जिस लेवल तक, जिस अनुपात में आप मूल्यों को प्राप्त कर लेंगे वहाँ तक आपका जीवन बेहतर हो जाएगा, गुणवत्तापूर्वक हो जाएगा। आप उतने ज़्यादा नैतिक होंगे। जितनी अनुपात में आपको ये आदर्श प्राप्त होते जाएंगे, ये मूल्य प्राप्त होते जाएंगे, अच्छे मूल्य, उससे आपका जीवन बेहतर होते जाएगा, गुणवत्तापूर्वक होता जाएगा, नैतिक होता जाएगा। यानी कि नैतिक और आदर्श, इसके माध्यम से आप जीवन जी सकते हैं। यानी कि ये जो मानवीय मूल्य हैं, ये ऐसी मंजिल है, मानवीय मूल्य ऐसी मंजिल है जो बुलाती है, उस दिशा में चलते हैं हम लोग हैं, बुलाती है तो उस दिशा में हम चलते हैं, लेकिन 100% मंजिल तक पहुंच नहीं पाते हैं। और जितनी करीब मंजिल तक पहुंचेंगे उतने ही हमारे जीवन बेहतर होगा, गुणवत्तापूर्वक होगा, नैतिक पूर्वक होगा, ठीक है ना। उतना ही जीवन हमारा आदर्श से भरा रहेगा, नैतिक मूल्यों से भरा रहेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं मूल्यों की विशेषताएं क्या है, वैल्यू के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पिछले हम लोगों ने देख लिया था पिछले स्लाइड में कुछ विशेषताओं को। अब इस स्लाइड में देखते हैं कि वैल्यू की विशेषताएं क्या होती है। ये जो वैल्यू होती है ये जन्मजात नहीं होती है, यानी कि जन्म से नहीं होती है, वंशानुगत नहीं होती है, हेरिडेटरी नहीं होती है। इसे सीखे और सिखाए जाते हैं। ये माता पिता के द्वारा सिखाए जाते हैं, शिक्षकों के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा सिखाया जाता है, जिसे हम लोग सामाजिकरण कहते हैं। अगर ये वंशानुगत होता है, यानी कि ये हेरिडेटरी रहता है, यानी कि एक जीन से दूसरे जीन में जाता है, तो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का एग्जाम्पल लेते हैं। हिरण्यकश्यप जहाँ अधार्मिक व्यक्ति था, वहीं प्रहलाद उनका पुत्र धार्मिक व्यक्ति हुआ। तो ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ होते हैं इसे सीखे और सिखाए जाते हैं। ये किसी जन्म से नहीं है, जन्मजात नहीं हो जाते हैं। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे रखें तो अगर शेर का बच्चा है, अगर उसको शाकाहारियों के बीच में रख दें तो अक्सर देखेंगे धीरे धीरे वो या तो मर जाएगा, नहीं तो शाकाहार का सेवन करने लगेगा। तो यानी कि इसको सिखाया जा रहा है, वैल्यूज़ को सिखाया जा रहा है। यानी कि ये जन्मजात नहीं होती है, सीखे और सिखाए जाते हैं। किसके द्वारा? माता पिता, शिक्षक या सोसाइटी के द्वारा, ठीक है ना। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का उदाहरण दिमाग में रखेंगे। ये जो वैल्यू का जो होता है, वैल्यू की विशेषताएं हैं, वैल्यू डेवलपमेंट की विशेषताएं, वैल्यू डेवलपमेंट है, ये लंबी प्रक्रिया में चलता है, ये जो हम लोग जीवन भर सीखते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद, एक समय के बाद ये मूल्य स्थिर हो जाते हैं। जैसे कि 35 और 40 के व्यक्ति को देखिए कि कुछ मूलभूत उसके मूल्य हो जाते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे कि हिटलर था, उसमें तानाशाही प्रवृत्ति आ गई, लेकिन कुछ समय के बाद थोड़ी बहुत आंशिक रूप से उसमें बदलाव किया जा सकता है, लेकिन उसके मूलभूत में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उसके मूलभूत मूल्यों को परिवर्तन नहीं किया जा सकता एक उम्र के बाद, यानी कि 35-40 के बाद उसके मूल्यों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी कि लेकिन फिर भी एक बात कह रहे हैं कि अगर निश्चित बोध हो जाए या ज्ञान हो जाए तो उसमें बदलाव भी होते हैं। देखने को मिला है निश्चित बोध या ज्ञान हो जाए तो बदलाव भी हो जाते हैं। जैसे राजा भागीरथ अपने राज्य काज को चला रहे थे, यानी कि भौतिक मूल्यों को फॉलो कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ वो आध्यात्मिक मूल्यों की ओर चले गए, ठीक है ना। तो ये परिवर्तन कर सकते हैं जब बोध और ज्ञान लाकर। लेकिन अगर साधारणतः बात करें 35 से 40 के बाद से मूल्य स्थिर हो जाते हैं। इसमें मूलभूत परिवर्तन नहीं कर सकते, इसमें थोड़ी बहुत परिवर्तन कर सकते हैं।
ये जो वैल्यू होती है इसमें सोपान क्रम होता है, ठीक है ना। जैसे कि कुछ ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं, जैसे सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ये सब जब सोपान में होते हैं। उसी तरह आनंद और शांति अपर क्लास का मूल्य माना जाता है, वहीं सुख प्राप्त करने की इच्छा लोअर वैल्यूज़ माने जाते हैं। जैसे कि भारतीय मूल्यों में आध्यात्मिक मूल्यों को, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, वहीं पर भौतिक मूल्यों को हेय दृष्टि से देखा गया है भारतीय मूल्यों में। लेकिन आज थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे वो उपभोक्तावाद बढ़ते जा रहा है, मूल्यों में बदलाव होते जा रहा है। अब देखेंगे कि मूल्य जो है वो आत्मनिष्ठ हैं, यानी कि सब्जेक्टिव होते हैं, या वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होते हैं। दोनों को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आत्मनिष्ठ का मतलब क्या होता है। यानी कि आत्मनिष्ठ मतलब एक व्यक्ति, यानी कि जितने व्यक्ति उतने मूल्य। माने एक व्यक्ति है तो उसका अपना मूल्य, एक अनदर व्यक्ति है तो उसका दूसरा मूल्य, यानी कि व्यक्ति पर आधारित मूल्य होता है। आत्मनिष्ठता में जो मूल्य होते हैं आत्मनिष्ठ भी होते हैं। व्यक्ति अपने हिसाब से मूल्य बनाते चले जाते हैं इसमें, और ये मूल्य जो होते हैं अस्थायी होता है, क्योंकि व्यक्ति के साथ समाप्त हो जाता है। इसका क्षेत्र जो होता है छोटा होता है, क्योंकि एक व्यक्ति इसे मानता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए तौर पर लेते अहिंसा जो होता है ये कम वस्तुनिष्ठ होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है, थोड़ा कम होता है। क्योंकि अगर एग्जांपल के तौर पे देखें कि वन क्षेत्र ही वन क्षेत्र है, वहाँ अगर शिकार नहीं करेंगे तो जीवन नहीं बचेगा, यानी कि वहाँ पर हिंसा करना ज़रूरी है। लेकिन वहीं अगर कृषि प्रधान जगह है या पशुपालन वाला क्षेत्र है, वहाँ पर अहिंसा से काम चल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ अहिंसा का पालन होता है। अगर वन क्षेत्र है तो शिकार से काम चलेगा, यानी कि अहिंसा कम वस्तुनिष्ठ होता है, उतना वस्तुनिष्ठ नहीं होता। इसको और समझने का प्रयास करेंगे अहिंसा को। अब देखते हैं कि जो वैल्यूज होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये समाज पर आधारित मूल्य हो जाएंगे। मूल्य एक है, समाज में मूल्य एक है, और ये अनेक तरह से चल रहा है, माने कि अनेकों तक चल रहा है, और अनेक इसे स्वीकार भी कर रहे हैं। यानी कि ये परमानेंट हो जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं, ठीक है। और ये इसका क्षेत्र व्यापक होता है, क्योंकि बहुत लोग इसको स्वीकार करने लगते हैं। अनेक लोग एक ही मूल्य को स्वीकार करेंगे तो ये तो अस्थायी हो जाएगा ना, इसमें बदलने का कोई चांस नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति अगर स्वीकार कर रहा है तो उसमें बदलने का चांस है, वो अस्थायी हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि शांति, आनंद, स्वतंत्रता, समानता, ये सब सारे चीज़ें जो होते हैं वस्तुनिष्ठ हो जाएंगे। ज़्यादातर मूल्य वस्तुनिष्ठ एवं समाज के सापेक्ष होते हैं। जितने भी मूल्य होते हैं समाज के सापेक्ष होंगे। अभी थोड़ा अहिंसा को और समझते हैं और मूल्य को और समझते हैं। अहिंसा की विशेषताओं को देखें तो अहिंसा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों ने स्वीकार किया। लेकिन जो जैन धर्म था वो अहिंसा को अव्यवहारिक स्तर पर स्वीकार किया, यानी कि सांस लेने में भी अहिंसा नहीं होना चाहिए। सांस लेंगे तो कीड़े मकोड़े मुंह में घुसेंगे या जीवाणु अंदर प्रवेश करेंगे, इसीलिए वाइट पट्टी लगा के चलते हैं। पैरों के नीचे कोई जहाँ कीड़ा मकोड़ा अंदर दब जाए, इतनी तक वे लोग अहिंसा का पालन करते हैं। इस वजह से क्या हुआ कि जो जैन धर्म है व्यापारिक वर्ग में ही विकसित हो पाया, कृषक वर्ग में नहीं, क्योंकि कृषक वर्ग अगर हल जोतेंगे तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े मरेंगे। तो यानी कि अहिंसा को इसने जैन धर्म ने अव्यवहारिक स्तर पर अपनाया। लेकिन वहीं पे बौद्ध धर्म था जो व्यवहारिक इसको बनाया। यानी कि देखेंगे एक ही समाज में और देश में दो वर्ग उत्पन्न होते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसलिए देखते हैं कि बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा भारत में प्रचार प्रसार होता है, क्योंकि ये चीज़ों को व्यवहारिक स्तर पर लागू किया। एक एग्जाम्पल के तौर पे और भी देखते हैं कि अहिंसा को मैंने बताया था ये कम वस्तुनिष्ठ है, इसलिए मैंने दो धर्मों को ये एग्जाम्पल दिया। जैसे मछली खाना मांसाहार के अंतर्गत आता है, ये सामान्यतः माना जाता है। लेकिन वेस्ट बंगाल में इसे जल तोराई यानी जल फल कहा जाता है। इसे शाकाहारी माना जाता है, यानी कि जल का फल माना जाता है शाकाहारी में। तो ये देखिए जो मूल्य हैं ये सामान्य मूल्यों में बदलाव आते रहते हैं, लेकिन जो हायर मूल्य हैं उनमें फ़र्क हमें नहीं दिखाई देता है। जैसे कि हिंदू समाज में है कि दाह संस्कार करना ही करना है, यानी कि उन्हें जलाना ही जलाना है, गाड़ना नहीं है। इसके लिए ये वस्तुनिष्ठ होता है। भले ही आज पर्यावरण के दृष्टि से शवों को दाह संस्कार जो होता है इलेक्ट्रिक माध्यम से भी कर दिया जाता है, लेकिन उसे भी जलाया तो जा रहा है ना। यानी कि चीज़ों में बदलाव आ रहा है, लेकिन ये वस्तुनिष्ठता ख़त्म नहीं हो रही है। यानी कि दाह संस्कार में जलाया जाएगा हिंदू समाज का है तो, यानी कि आदर्श में बदलाव आते रहते हैं, लेकिन जो मूलभूत
जो हायर वैल्यूज हैं उसमें बदलाव नहीं देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो छोटे मोटे वैल्यूज हैं कि जो मछली है मांसाहार के अंतर्गत आएगी सामान्यतः, लेकिन वेस्ट बंगाल में इसे शाकाहार माना जाता है। लेकिन हिंदू समाज में जो दाह संस्कार की प्रक्रिया तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन दाह संस्कार किया ही जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए जो मूल्य होते हैं किसी खास स्थान का समाज, समय, व्यवसाय, जलवायु, वातावरण को से निर्धारित होता है। मान लिया कि ठंडे प्रदेश में वहाँ चाय कॉफ़ी की खपत ज़्यादा होती है, लेकिन गर्म प्रदेशों में चाय कॉफ़ी की खपत होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितने ठंडे प्रदेशों में होती है। खान पान यानी कि अगर समुद्री इलाका है, चाहे नदी के क्षेत्र है जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पर मछली खाना अलाउ कर देंगे, मांसाहार अलाउ है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में जहाँ वहाँ भी खाते हैं, लेकिन बट तुलनात्मक रूप से कम खाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में बहुत सारे ऑप्शन है खाने का, तो वहाँ शाकाहार ज़्यादा अपनाया जाता है। तो ये जो जितने चीज़ें हैं, समाज, समय, व्यवसाय, जलवायु, वातावरण, ये जो मूल्य निर्धारित करते हैं, ठीक है ना, उसी के अनुकूल चीज़ों को स्वीकार करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि बदलाव की तीव्रता को देखते हैं कि कौन तेज़ी से बदलता है। तो नैतिकता को मैंने बताया था कि समाज के सापेक्ष होता है। समाज क्या होता है, गतिशील होता है, जैविक होता है। समाज में बदलाव के साथ नैतिकता में बदलाव आता है, थोड़े बहुत आदर्शों में भी परिवर्तन आता है। लेकिन जो मूल्य होता है, इसकी बदलाव की प्रक्रिया बहुत कम होती है, क्योंकि ये परंपरा का रूप ले लेती है। ठीक है, इसे ही बहुत कम मूल्य, इसे बहुत जल्दी इससे बदला नहीं जा सकता। ठीक है ना। तो ये बदलाव का क्रम रहा। मूल्य को देखें तो ये अमूर्त होता है, अब्स्ट्रैक्ट होता है, पीछे ही पढ़ा चुका हूँ। ये नैतिकता इन मूल्यों को मूर्त रूप दे देती है। जो नैतिकता है प्रतिमान होते हैं वो इसे मूर्त रूप दे देते हैं। जैसे कि पश्चिमी देशों में जो व्यक्तिगत विकास है या जिसे हम लोग भौतिक विकास कहते हैं, वहाँ मूल्य माना जाता है, यानी कि इंडिविजुअल पर फोकस किया जाता है। वहीं पर पूर्वी देश में व्यक्तिगत विकास यानी कि भौतिक विकास को मूल्य नहीं माना जाता। यहाँ पर सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों को बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अब थोड़ा देखते हैं गांववासी और शहरवासी में क्या अंतर है। अब देखते हैं कि गांववासियों के मूल्य क्या होते हैं, शहरवासी के मूल्य क्या होते हैं। गांववासी अपेक्षाकृत संतोषी प्रकृति के होते हैं, वहीं पर शहरवासी संतोषी प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। ये भौतिक चीज़ों को बार बार पाना चाहते हैं, इसलिए बेचैन रहते हैं। ये अपने संतोष में रहना चाहते हैं। ये क्या होता है कि भौतिक उपलब्धियाँ प्राप्त करने के प्रयास करते हैं, जिससे ये बेचैन रहते हैं। ठीक है ना। तो एक देखते हैं कि गांववासी और शहरवासी जो होते हैं, इनमें ये तो अंतर हो गया, लेकिन जो मूल्य होते हैं संपर्क के माध्यम से परिवर्तित होते हैं। जो इसको समझने का प्रयास करते हैं, लियो टॉल्स्टॉय की एक कहानी है, और ज़मीन कितनी चाहिए। एक में दो महिलाएं होती है, दो बहनें होती है, जो एक शहर में रहती है, एक गांव में होती है। शहरवासी जो महिलाएं होती है आके बताती है कि मेरे पास इतनी भौतिक चीज़ें हैं। इससे आकर्षित होकर गांववासी की जो गांव में रहने वाली बहनें हैं बहुत ज़्यादा आकर्षित होती है। तो ठीक है ना। तो ये भी भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। इसी क्रम में क्या होता है कि गांव में एक प्रतियोगिता होती है राजा के द्वारा कि जो व्यक्ति संध्या काल तक जितनी ज़मीन नाप लेगा, दौड़कर नाप लेगा, फिर वापस उसी स्थान पर लौट आएगा, तो उसकी उतनी ज़मीन हो जाएगी। इस लालच के क्रम में गांववासी जो गांव में रहती है, उसके पति इस प्रतियोगिता में शामिल होता है और बहुत दूर तक ज़मीन नापते हुए चला जाता है। और संध्या जैसे ही होने लगती है, वापस लौटने के क्रम में देखता है कि और भी भाग कर वापस ज़मीन को लौट जाए, जिससे हमारी ज़मीन ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन पहुँचते पहुँचते इसकी मृत्यु हो जाती है एक जगह पर, और जहाँ पहुँचता है वहीं मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जगह 6 फुट की होती है। तो कहा जाता है कि देखिए लालच के वजह से क्या हुआ कि इसकी मृत्यु हो गई और इसको ज़मीन इतना ही चाहिए, 6 फुट की ही। ठीक है ना। तो ये देखिए कि लालच जो हुआ संपर्क में आने से इसमें परिवर्तन हुआ। जहाँ संतोष की प्रकृति थी गांववासियों में, शहरवासी के संपर्क में आते हैं, उसमें लालच आ गया। तो इसलिए इसके पति की मृत्यु हो जाती है गांव वाले के, क्योंकि ये लालच के क्रम में बहुत दूर चला जाता है, लेकिन वापस लौटते लौटते वो दम तोड़ देता है। तो ये लियो टॉल्स्टॉय की कहानी और कितनी ज़मीन चाहिए गांववासी और शहरवासी में एक बढ़िया फ़र्क बताता है, और संपर्क के माध्यम से मूल्यों को कैसे परिवर्तित होता है इसको बताने का प्रयास करता है। जैसे कि आप देखेंगे कि हाईवे के पास वाले गांव और रिमोट एरिया मानी दूरस्थ वाले गांव में के मूल्यों में फ़र्क आता है, क्योंकि हाईवे के
पास वाले गांव के पास बहुत सारे बाहरी लोग आते हैं तो उनके मूल्यों में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि मूल्य जो होते हैं संपर्क से मूल्यों में परिवर्तन आता है। तो एक टॉल्स्टॉय की कहानी के माध्यम से और रिमोट एरिया और हाईवे वाले गांव के माध्यम से हम लोग मूल्यों में परिवर्तन को देख सकते हैं। यानी कि हमारा जो संपर्क होता है, हमारे जो संपर्क होना चाहिए बेहतर होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है संगति से गुण आता है, संगति से गुण जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि कहानी के माध्यम से इन्होंने बताया कि संतोष का मूल्य जो गांव में था वो शहरवासी के संपर्क में आने के बाद वो लालच में बदल गया था। अब मूल्यों के प्रकार की बात करें तो मूल्य का सबसे पहला प्रकार होता है साध्य, यानी कि जो आप पाना चाहते हैं। क्या पाना चाहते हैं? आनंद, शांति, समानता जैसे आदर्श पाना चाहते हैं, ये साध्य हो गया। साधन क्या होता है कि मीडियम तरीका होता है, यानी कि साध्य को पाने का तरीका क्या होता है? साधन। यह नैतिकता होती है, यानी कि यह नैतिकता साधन मूल्य है, यानी कि इसी साधन मूल्यों के माध्यम से साध्य को पाया जा सकता है। दूसरा होता है सकारात्मक मूल्य, यानी कि करने की बात करता है, यानी कि हमें क्या करना चाहिए। शांति स्थापित करना चाहिए, न्याय करना चाहिए, अहिंसा करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। वहीं नकारात्मक मूल्य क्या कहते हैं कि जो नहीं करना चाहिए, हिंसा में नहीं करना चाहिए, विद्वेष नहीं फैलाना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। ये मूल्यों के प्रकार हुए। विषय के आधार पर मूल्यों को प्रकार देखें तो सबसे पहला अपना आता है सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य के अंतर्गत वे मूल्य जो समाज को व्यवस्थित करते हैं, वे समाज का निर्माण करते हैं, जिसमें समानता, सहयोग, सह-अस्तित्व, बंधुत्व की भावना होती है। नैतिक मूल्य इसे बहुत ज़्यादा माना जाता है। ये सोशल वैल्यूज़ को उतना, सोशल वैल्यूज़ अपर मूल्यों में माना जाता है, नैतिक मूल्य उससे अपर मूल्य माने जाते हैं। ठीक है ना। मोरल वैल्यूज़, ठीक है ना, एथिकल वैल्यूज़, इसमें चरित्र का और व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले मूल्य शामिल होते हैं। उसके बाद देखते हैं कि मेटेरियलिस्टिक वैल्यूज़, भौतिक मूल्य, जिसमें अर्थोपार्जन आता है, जिसमें रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करने के लिए अर्थोपार्जन किया जाता है, इसे सबसे लोएस्ट माना जाता है। उसके बाद आध्यात्मिक मूल्य, ये सबसे ऊपर माना जाता है। स्पिरिचुअल जो भी होते हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को, जिसमें भारतीय दर्शन शास्त्र में जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है, इसे सर्वोत्कृष्ट मूल्य माना गया है भारतीय दर्शन शास्त्र में, जिसमें मोक्ष की प्राप्ति शामिल है। हर क्षेत्र की अपनी अपनी मूल्य होते हैं, जिसमें हम देखेंगे सौंदर्यात्मक मूल्य, एस्थेटिक्स वैल्यूज़ में सौंदर्य बोध होना चाहिए, जिसमें रसानुभूति करने वाले तत्व होने चाहिए, जैसे कला और प्रकृति की चीज़ें, तो ये सौंदर्यात्मक मूल्य होगा। राजनीतिक मूल्य, जिसमें सिद्धांत होना चाहिए, पॉलिटिकल वैल्यूज़ में, जिसमें देश सेवा, समाज सेवा के सिद्धांत होना चाहिए। सिविल सर्वेंट के जो वैल्यूज़ होते हैं, इसको स्पेशल पढ़ेंगे, जिसमें ईमानदारी, सत्य, निष्ठा, पक्षपात रहित, न्याय युक्त होना चाहिए, तटस्थता होनी चाहिए। उसके बाद व्यवसायिक मूल्य अपने होते हैं, पर्यावरण के अलग मूल्य होते हैं, खेल के अलग मूल्य होते हैं। तो ये सारे मूल्य आपको दिखाई देंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा मूल्यों के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष क्या क्या होते हैं। अब देखते हैं कि मूल्यों की भूमिका क्या होती है, ये इसकी सामाजिक भूमिका क्या होती है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी चीज़ होती है उसकी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष होती है। भूमिका को देखें, इसके रोल देखें तो सकारात्मक पक्षों में ये जो मूल्य होते हैं समाज में व्यवस्था कायम करने, शांति के निर्माण करने में और समाज के विकास में बहुत सहयोगी होते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होते हैं, जैसे हमने देखा था कि नैतिकवान व्यक्ति जो होता है, जो नैतिकता से जीता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नैतिकता है, उसके मन में द्वंद्व नहीं होता। उसी तरह वैल्यू सिस्टम से जीने वाले व्यक्ति को निर्णय लेना आसान हो जाता है। जैसे नैतिक वाला व्यक्ति, नैतिकता से भरा व्यक्ति को निर्णय लेने में दुविधा नहीं होती, उसी तरह वैल्यू से भरा हुआ व्यक्ति निर्णय लेने में उसे आसानी होती है। वैल्यू पर आधारित जीवन जीने वालों को मन में द्वंद्व नहीं होता है। जैसे कि गांधी जी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। गांधी जी जिस स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल में एक बार शिक्षक अधिकारी आए, जो शिक्षा के जो अधिकारी है वो आए। गांधी जी ने क्या किया था कि जो टीचर ने जो काम दिया था उसको गलत करके लाए हुए थे या गलत लिख दिए थे। तो टीचर ने इशारे करते रह गए कि बगल वाला लड़का अच्छा लिखा है, सही लिखा है, आप लोग वहाँ से चोरी कर लीजिए, कि जो शिक्षक अधिकारी हैं उनके डांट से बच जाएंगे। लेकिन गांधी जी अपने मूल्यों पर अडिग रहे और उन्होंने चोरी नहीं की। तो यहाँ देखिए गांधी जी का जो नैतिक मूल्य था, जो वैल्यू सिस्टम था, वो बहुत ज़्यादा रिजिड था, मजबूत था। उसकी आधार जो थी बहुत ज़्यादा मजबूत थी, इस वजह से उन्होंने चोरी नहीं की। यानी कि गांधी जी की जो वैल्यू सिस्टम थी, जो चोरी न करना, ये उनके लिए
द्वंद्व उन गांधी जी की वैल्यू सिस्टम जो थी कि चोरी नहीं करना, तो उसे चोरी ना करने के लिए उसे प्रेरित नहीं की, चोरी करने के लिए प्रेरित नहीं की। तो ये देख लीजिए कि उनके मन में ये था कि मुझे चोरी नहीं करना है, तो उनके मन में कभी भी द्वंद्व नहीं हुआ कि बगल वाले में से झांक कर देख ले, चाहे इसके लिए डांट भी सुनना क्यों ना पड़े। नकारात्मक पक्ष की बात करें तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, उसके बाद कोई व्यक्ति अपने समाज एवं संस्कृति से दूसरे समाज और संस्कृति में जाता है तो वहाँ अनुकूलन मुश्किल हो जाता है। अगर एक अपने समाज का जो वैल्यू है अगर उठाकर अगर दूसरे समाज में जाएंगे और वहाँ फॉलो करेंगे उस वैल्यू को, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, यूरोप में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इस वजह से वहाँ पर शराब का सेवन किया जाता है, मांसाहार का सेवन किया जाता है। लेकिन हमारे महान गणितज्ञ रामानुजन यूरोप गए, जो कि तमिल ब्राह्मण में से परिवार से आते हैं और शाकाहार का सेवन करते थे। वे अपनी माता से वादा किए थे कि मैं कभी भी मांसाहार या शाकाहार का पालन नहीं करूँगा, उसका सेवन नहीं करूँगा। तो ये इनकी वैल्यू सिस्टम थी। लेकिन क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए, निमोनिया ने उनको बहुत कम उम्र में उनको जाने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि यूरोप में आप रह रहे हैं तो वहाँ आपको शराब पीना ही पड़ेगा, मांसाहार करना ही पड़ेगा। लेकिन अपने माँ से किए गए वादे यानी कि वैल्यूज़ जो सिस्टम था अपने परिवार से लेकर गए थे वो वहाँ फॉलो कर रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अपने समाज और संस्कृति से दूसरे समाज और संस्कृति में जाता है तो अनुकूलन मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो रामानुजन थे यूरोप में एडॉप्ट नहीं कर पाए, इस वजह से उनकी मृत्यु थोड़ी जल्दी हो गई। तो ये नकारात्मक पक्ष हुआ। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सुकरात हो गए और ये क्या बोलते हैं अपने सुकरात और अपने भगत सिंह थे, इनकी नैतिक मूल्य और ये इतने ज़्यादा मजबूत थे, ये नैतिकवान इतने ज़्यादा थे कि अपने जीवन को कुर्बान करना पसंद किया, जीवन का अंत पर करना पसंद किया, लेकिन माफ़ी मांगना पसंद नहीं किया। इसलिए देखिए कि जीवन का ये अंत भी करा देता है। कोई व्यक्ति अपनी समाज और संस्कृति अभी पढ़ ही लिया, लेकिन एक और नकारात्मक चीज़ हम देखें कि परिवर्तन जो वैल्यू सिस्टम है परिवर्तन में बाधा भी लाती है। अगर नेगेटिव वैल्यू सिस्टम है तो परिवर्तन में बाधा भी लाती है। जैसे दहेज प्रथा, नारी अधिकार, इन सब चीज़ों को देने में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न होता है। दहेज प्रथा अभी भी चालू है और नारी अधिकार कानून के माध्यम से तो कर दिया गया है कि दहेज प्रथा दे दीजिए, ख़त्म कीजिए, नारी अधिकार दे दीजिए। लेकिन इसमें परिवर्तन लाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समाज जो होता है अपने वैल्यू सिस्टम से बंधा और चिपका रहता है। हालांकि अब परिवर्तन आने लगा है, धीरे धीरे नारियों को अधिकार दिया जा रहा है। समाज में जितनी भी बुराइयाँ थी, अस्पृश्यता, जाति प्रथा, ये सारे खत्म हो जा रही है, क्योंकि जो संवैधानिक मूल्य है, समानता, स्वतंत्रता लागू किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी परिवर्तन में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न करते हैं ये नकारात्मक मूल्य। तो ये रहे अपना मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज़। अब कल हम लोग देखेंगे कि इन मानवीय मूल्यों को, ह्यूमन वैल्यूज़ को कैसे डेवलप करेंगे, इसका विकास कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।